बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मूविंग एवरेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन बीकॉम पार्ट वन का क्वेश्चन है और इसमें डेटा दिया हुआ है। इन्वेंट्री डेटा फॉर अ मर्चेंडाइज आइटम स्टॉक बाय फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स आर एज फॉलोज। डेट्स दी हुई हैं और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है ये रेट है आपका पर यूनिट। एक यूनिट आपका इतने का है, एक यूनिट आपका इतने का है, एक यूनिट आप इतने का बेच रहे हैं। तो यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है कि ये रेट दिया हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, जिसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं अपने टेबल में। सबसे पहले आपने टेबल में आकर एक ये टेबल बनाना है जो इन्वेंट्री कार्ड कहलाता है, जिसमें डेट, परचेजेस, यूनिट्स, रेट, कॉस्ट, सेल्स, यूनिट्स, रेट, कॉस्ट, बैलेंस, यूनिट्स, रेट और कॉस्ट के आपने जो है वो कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री है March 1। आप एक दफ़ा यहाँ पे मार्च लिख दें और उसके बाद 1 लिख के और आप ये बैलेंस में जाएंगे। 150 यूनिट्स है, 2,000 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट है। जब आप 150 को 2,000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास 3 लाख रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मूविंग एवरेज में आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पर एक अदद लाइन खींच देनी है और उसको आपने ऐसे बंद कर देना है। तो ये हमने यहाँ पर जो है एक अदद लाइन खींच डाली। थोड़ी अगर डार्क लाइन खींच दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये डार्क लाइन हमने जो है यहाँ पे एक डाल दी। उसके बाद फिर अगली ट्रांजैक्शन 4 मार्च की, यहाँ पे 4 लिखा। परचेज है 75 यूनिट, 75 यूनिट्स। एक यूनिट हमने खरीदा है 1,500 रुपये का। अगर मैं 75 को 1,500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 75 इंटू 1,500। तो ये बन रहे हैं आपके 1,12,500। 75 इंटू 1,500, 1,12,500। अब आपने करना यह है कि आपकी जो ये यूनिट्स हैं 75, इनको लाकर आपने इन यूनिट्स में ऐड करना है 150 में। तो 150 प्लस 75 आपके हो गए 225 यूनिट्स। और ये जो 1,12,500 आपकी कॉस्ट है ये 3 लाख में आके ऐड हो जाएगी। तो ये अगर 3 लाख में ऐड हो गई तो अब आपकी कॉस्ट बन गई 4,12,500। और 4,12,500 को आपने डिवाइड करना है 225 से। 4,12,500 डिवाइड बाय 225 ताकि एक नया रेट आ जाए, एवरेज रेट आ जाए, जो कि आ रहा है 1833.33। 1833.33। 1833.33 ये आपका रेट आ गया। उसके बाद आपने इसको भी अंडरलाइन कर दिया, एक नया एवरेज रेट आया। उसके बाद आपने सोल्ड किया 15 मार्च को, डेट डाली आपने 15 मार्च। कितने यूनिट्स आपने निकाले हैं, 100 यूनिट्स आपने बेचे हैं। तो यहाँ आपने लिखा 100। ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये अब ख़त्म हो गई है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो जो रेड कलर है इसको अब आपने यूज़ नहीं करना। अब आपने कौन सा रेट उठाना है, 1833.33। 1833.33 का रेट आपने उठाया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 183,333। 183,333 ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, 225 में से 100 यूनिट चले गए, आपके पास बचे 125 यूनिट्स। इन 225 में 100 निकाल दिए, बचे 125। इसको भी आपने किस रेट से मल्टीप्लाई करवाना है, 1833.33। 1833.33 से आपने 125 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास तकरीबन बने 2,29,166। इसमें आपने पॉइंट्स नहीं लेने, आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। 229,166 ये आपकी कॉस्ट आ गई। इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही अंडरलाइन कर डाला। उसके बाद आपने परचेज किए 175 यूनिट्स, आपने ये खरीदे हैं 25 मार्च को। 175 यूनिट्स आपने खरीदे। एक यूनिट आपको पड़ा है 2,500 रुपये का। ये आपने एक यूनिट उठा लिया 2,500 का। और ये देखें सोल्ड वाली जो आप ये जो यूनिट कॉस्ट है, ये जो सेल्स के सामने दी है, इसको हमने टोटली इग्नोर किया है, इसको हमने अपने टेबल में इस्तेमाल नहीं करना। 175 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2,500 से तो आपके पास आ गया 4,37,500। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,37,500। 175 यूनिट्स आके 125 इन यूनिट्स में ऐड हो गए। ये वाले आपने टोटली इग्नोर कर देने अब ऊपर वाले।
तो 175 125 में जब ऐड हुए तो ये होगा 300। कॉस्ट थी 437 500, इस वाली कॉस्ट में आके ऐड हो गई 229166 में ऐड हो गई, तब आपकी नई कॉस्ट आ गई 666 और इस 666 को आपने डिवाइड कर दिया इन यूनिट से जो आपके पास बैलेंस में लेटेस्ट यूनिट 300 नज़र आ रहे हैं। तो 222.22 अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 2222.22। और अब आपने इस वाली लाइन को भी बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करना है, आगे कोई इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर आपने इसके नीचे एक डार्क लाइन खींच डालनी है। उसके बाद फाइनली आपने 30 तारीख को बेचे हैं, 30 तारीख को आपने कितने सोल्ड किए हैं, 200 सोल्ड किए हैं। और अब इस पे रेट लगाना है आपने ये लेटेस्ट वाला 222.22। तो 200 से मल्टीप्लाई करवा दें तो अब आपकी कॉस्ट बन रही है 444 1 2 3 1 2 3। उसके बाद अगर 300 में से 200 गए, बचे आपके पास 100 यूनिट्स। रेट यही ऊपर वाला लगा 2222.22। और अगर आप 2222.22 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास आ जाएगा 2,22,222 ट्रिपल टू ट्रिपल टू। और ये ऊपर वाला आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ये इग्नोर हो गया। आपके ये नीचे जो आपका डेटा है इसके नीचे अब आपने डबल लाइन खींच के इसको क्लोज कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो खत्म हो गया। आपने इस कॉलम का टोटल करना है, आपने इस कॉलम का टोटल करना है, ये दोनों आपने टोटल कर डाले। उसके बाद आपने इस कॉलम के नीचे डबल लाइन खींच दी, ये यहाँ पे आपने डबल लाइन खींच दी। इसके बाद वेरिफिकेशन है, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है ये है ए, परचेजेस की जो कॉस्ट का टोटल आ रहा है ये है बी, और आपके पास ये जो आ रहा है एंडिंग इन्वेंट्री आपकी है सी, और ये वाला जो कॉलम है इसका टोटल है डी। अगर मैं ए प्लस बी करूं, ए प्लस बी करूं माइनस करूं सी, तो मेरा आंसर जो है वो डी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो मेरा ए है 3 लाख, 3 लाख में प्लस कर दें 5,50,000, और 5,50,000 प्लस करके माइनस करवा दें ये टू ट्रिपल टू ट्रिपल टू ट्रिपल टू ट्रिपल टू। आपका आंसर आना चाहिए ये, या इसके करीब करीब आपका आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ सकता है, पाँच मैक्सिमम 500 रुपये का फर्क पड़ सकता है। तो अगर 3 लाख आपने उठा लिए और 3 लाख में आपने ऐड कर दिया 5,50,000, माइनस करवा दिया ट्रिपल टू ट्रिपल टू, आपका आंसर आ रहा है 62, यहाँ पे लिख देते हैं 627778, जबकि हमारे यहाँ पर आया 62777। अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैक्सिमम ऐसे केसेस में जहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हो 500 रुपये तक का डिफरेंस पड़ सकता है। इसका मतलब हमने सवाल सही कर दिया है। अब इसमें आपसे कहता है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री पता करें, तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में है, एंडिंग इन्वेंट्री इस सवाल में आ रही है ट्रिपल टू ट्रिपल टू। और अगर वो आपसे कहता है आप बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर इस सवाल में निकालें तो वो ये वाला जो कॉलम है, ये जो अमाउंट आपकी है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट है। ये इस कॉलम का जो टोटल होता है, अगर आपसे कहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 627777। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आप पता करें ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स चाहिए होती है। सेल्स अब आपने यहाँ पर ये वाली जो इसकी 3,000 और 2,500 की है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो सेल्स आप किस तरह निकालेंगे, सेल्स आप निकालेंगे, आपने यूनिट बेचे थे 100, 3,000 रुपए का आपने एक यूनिट बेचा था, 100 × 3,000, ये हो गया आपका 3 लाख रुपए, एक सेल्स हो गई। उसके बाद आपकी 200 यूनिट से 2,500 के हिसाब से, 200 × 2,500 के हिसाब से 5 लाख रुपए आपकी ये बन गई, दूसरी सेल्स हो गई। 200 × 2,500 5 लाख आपकी दूसरी सेल्स हो गई। आपने दोनों सेल्स को ऐड कर दिया
तो आपके पास टोटल सेल्स आ गई 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए आपके पास आपकी टोटल सेल्स आ गई। इसमें से आप लेस करवा दें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास ये वाली अमाउंट आ रही है 627777। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी अगर आप 8 लाख में से 627777 माइनस कर दें तो 1722223 का डिफरेंस आ रहा है। 1722223, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को कह रहा है सवाल में, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से ये सॉल्व होता है और इस तरह से आपने इसको पूरे को देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अब आपसे परपेचुअल सिस्टम में वो ये कहता है कि आप इसकी जनरल जर्नल एंट्रीज भी बनाएं तो किस तरह से बनेंगी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री जब आप बनाते हैं बैलेंस की नहीं बनाते, आप परचेजेस की पहली एंट्री बनाते हैं। और परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस के लिए जब हम एंट्री बनाते हैं तो ये मार्च 4 है, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट मार्च, यहाँ पे एक दफ़ा लिख दिया। 4 मार्च को आपने परचेज किया है। परचेज के लिए याद रखना है आपने, परपेचुअल सिस्टम में परचेज के लिए हम टर्म यूज करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। पीरियोडिक सिस्टम में हम टर्म यूज करते हैं परचेजेस की। परपेचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कुछ ना पता हो तो अकाउंट्स पेएबल, और अगर कैश वगैरह का जिक्र हो रहा है तो फिर आपने कैश से बनानी है। परचेज हमने कितना किया था, 1,12,500, ये मैंने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों में डाल दिया। 1,12,500, 1,12,500। इसकी नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। और ये आपने इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप एक अदद लाइन भी खींच देते हैं। ये पहली एंट्री आपकी बन गई। उसके बाद फिर आपने जो है बेचा है। अब जब परपेचुअल सिस्टम में सेल्स होती है तो आप उसकी दो एंट्री बनाते हैं। एक आप एंट्री बनाते हो जो आपकी सेलिंग प्राइस से सेल्स रेवेन्यू आ रहा होता है उसकी, और उसके साथ साथ एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री आप पास करते हो। तो हमने जो पहली सेल्स की थी वो 3 लाख रुपए की करी थी, और ये डेट थी हमारी 15 तारीख, 15 मार्च। 15 मार्च को हमने सेल्स किया था 3 लाख रुपए। तो सेल्स के लिए आपने एंट्री पास करनी है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और 3 लाख रुपए। और इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। नरेशन आ गई और उसके बाद आपने इसको जो है बंद कर दिया लाइन खींच के। इसी के साथ आपने इसकी कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना होता है, और कॉस्ट की एंट्री सेम 15 तारीख को ही बनेगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी आपकी। और इसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की ये वाली अमाउंट जो है उसको डालना है, यानी आपने डालना है 18,333। ये जो अमाउंट हमने इधर कॉस्ट वाले कॉलम में निकाली थी, ये वाली ये अमाउंट आपने यहाँ पे डालनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसकी नरेशन हो जाएगी टू रिकॉर्ड, पूरा लिखना है आपने, ये मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ, टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसको आपने बिल्कुल वैसे ही इसको भी एक लाइन खींच के आपने बंद कर देना है। उसके बाद जब अगली सेल्स आपकी हो रही है 30 तारीख को, आपने 5 लाख रुपए सेल्स वाली अमाउंट है, इससे ये एंट्री दोबारा बनानी है, अकाउंटेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 5 लाख। और फिर उसके साथ दोबारा सेम 30 तारीख को आपने ये एंट्री रिपीट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी होगी 444,444।
ये ट्रिपल फोर से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनाई। तो इस तरह से जितनी भी सेल्स होंगी उनकी ये दो एंट्रीज पास करेंगे। सेल्स की अमाउंट ऐसे आएगी जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाली थी, और कॉस्ट वाली जो अमाउंट है हमें टेबल से मिलेगी। इसी तरह परचेज के केस में जितनी परचेजेस होंगी डेट वाइज आपने ये वाली एंट्रीज की पास करनी है। तो परपेचुअल सिस्टम में यहाँ पर हम इस तरह से एंट्रीज जो है वो ये एंट्रीज हम बना रहे होते हैं।